नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में विपक्ष वोट चोरी के खिलाफ सड़क पर उतरा हुआ है और संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी शुरू हो गई है। वोट चोरी को लेकर अगर आप विपक्ष की सक्रियता देखें तो कई मोर्चों पर लड़ता हुआ नजर आ रहा है। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे सासाराम में रैली के बाद अगले दिन संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के साथ हलफनामे की कॉपी लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के झूठ को उजागर करने लगे। 13 अगस्त की अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के लिए अब बोझ बन चुकी है। बीजेपी सक्रिय नजर नहीं आ रही। विपक्ष लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर लोकसभा चुनावों के नतीजे संदेह के घेरे में आ चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सवालों का अंबार पैदा कर दिया। उनके जवाब का मजाक उड़ने लगा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्विटर पर जाकर देखिए तो ज्ञानेश कुमार के दावों की धज्जियां उड़ाई जा चुकी हैं। इन सब के बीच आईटी सेल की ताकत से लैस गोदी मीडिया के समर्थन से खड़ी बीजेपी खामोश हो गई है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को जनता के बीच उछालना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर खबरों से इन मामलों को दबाने का पूरा प्रयास फेल हो चुका है। वोट चोरी का आरोप लोगों के बीच तेजी से पसरता जा रहा है। ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को एक वोट मिलेगा और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ मैं चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज में मिला जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट किया, वोटर लिस्ट पे नाम था उनका, 4-5 चुनाव में वोट किया है, उनका नाम काट दिया। मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्यों काटा? कहते हैं ऊपर से ऑर्डर आया है। ऊपर से ऑर्डर आया, किसका ऑर्डर? नरेंद्र मोदी का ऑर्डर, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर। महाभियोग से क्या होगा? यही होगा कि संसद में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की दलीलों को लेकर शानदार बहस हो जाएगी। तब शायद देखने को मिलेगा कि बीजेपी आज के उदाहरणों से इसका जवाब दे पाती है या 50 साल पहले की घटनाओं से जवाब देने आती है। लोकसभा और राज्यसभा में बिहार में एसआईआर को लेकर चर्चा अभी तक स्वीकार नहीं हुई है, लेकिन महाभियोग अगर आ गया तो चर्चा करनी पड़ जाएगी। इस बहस का एक फायदा तो होगा कि जनता चुनाव आयोग की दलीलों का महा ऑपरेशन देख सकेगी। 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमने उसी वक्त 34 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाया, लेकिन अब लगता है कि ऐसे कई वीडियो बनाने की जरूरत है। वोट का अधिकार संकट में है, चुनाव चोरी होने के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग ठोस जवाब नहीं दे पा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर झूठ बोलने के आरोप लग रहे हैं। यहां संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसद हलफनामा लेकर यही तो कह रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देश के सामने झूठ बोला। यह उस हलफनामे की कॉपी है जो चुनाव आयोग को 2022 में दी गई। 18,000 वोटर के नाम काटे गए थे, उन सभी ने शपथ पत्र दिया, जिसके बारे में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कह दिया कि कोई हलफनामा नहीं मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी, सागरिका घोष, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, डीएमके सांसद कनिमोई सहित कई सांसद हलफनामे का मॉडल लेकर प्रदर्शन करने लगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से जब पूछा गया कि अखिलेश यादव ने हलफनामा दिया है तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया, इसके जवाब में उन्होंने कह दिया सपा की तरफ से कोई हलफनामा नहीं मिला है। 4 घंटे के बाद अखिलेश यादव ने हलफनामा जमा करने की डिजिटल रसीद ट्वीट कर दी और 18 अगस्त को पत्रकारों के बीच हलफनामे के प्रिंटआउट बांटने लग गए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पहले ही एक जिलाधिकारी को निलंबित कर दिया गया होता तो पूरे देश में यह खेल रुक जाता। अब आप देखिए
कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसीजर है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है, आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिया। और ये लंबी सूची है। 2017 में जब चुनाव हुआ इलेक्शन कमीशन ने न जाने कितने अधिकारी हटाए। 19 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो, 22 में अगर एक भी अधिकारी हटाओ बता दो, 24 में एक भी अधिकारी हटाओ तो बता दो। और उससे पहले अगर सरकार दूसरी थी, समाजवादी पार्टी की थी, आप पता करिए कि कितने अधिकारी हटाए गए। डीजीपी हटाया गया, होम सेक्रेटरी, न जाने कितने अधिकारी हटाए गए। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से एक भी अधिकारी नहीं हटाए। एक भी शिकायत पर किसी अधिकारी को नहीं हटाया गया। आखिर क्यों? इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब यह है कि बीजेपी का ज्यादा कहना मानता है। हम अगर शिकायत करें उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी की एक विधायिका छिबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पर। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे। 17 अगस्त को चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, अभी तक सपा के हलफनामों का जवाब नहीं आया है। अखिलेश लिखते हैं कि चिट्ठा लंबा होता जा रहा है, जिनकी करतूतों कारनामों का उनका जवाब भी ना आया अब तक हमारे हलफनामों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जवाब आया तो समाजवादी पार्टी सन्न रह गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने हलफनामा मिलने से इनकार कैसे कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सबके सामने इस तरह झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपने कहा कि बार बार कहा कि आपको दो सवाल पूछिए। अगर देर से आप देते हैं, आप सवाल उठाते हैं तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने 18,000 नामों की एफिडेविट दिया हुआ है। ये राजनीति में बार बार सवाल उठ रहा है कि आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप भी आरपी एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी, तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। ये बात कही गई कि किसी एक राज्य से, उड़ीसा से या उत्तर प्रदेश से कुछ शिकायतें की गई, बात वहीं की वहीं है। चुनाव हारने या जीतने के बाद जिस मतदाता सूची पर चुनाव हुआ उसके ऊपर बिना हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। हलफनामा दिया गया, ये बात ठीक नहीं है। बिना हलफनामा दिए, बिना ओथ दिए, सिर्फ एक पत्र लिख कर अगर हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स और एसडीएम्स और डीएम्स इनके कार्यशैली पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है तो ये गलत है। ज्ञानेश कुमार ने ऐसा क्यों कहा? समाजवादी पार्टी तो हलफनामा और उसकी रसीद लेकर खड़ी हो गई है। अब जवाब दें या स्वीकार करें कि उन्होंने झूठ बोला है। ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी से कहा 7 दिनों में हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार मान लिया जाएगा। यह कौन सा कानून है कि हलफनामा नहीं देंगे तो आरोप निराधार मान लेंगे? चुनाव आयोग के किस मैनुअल में लिखा है? एफआईआर कर सकते थे, शायद इसलिए नहीं करने गए क्योंकि कोर्ट में सबूत देना पड़ जाता, या अब सबूत बचा भी ना हो। कुल मिलाकर देश की जनता कंफ्यूज हो गई है। अगर कोई नेता हलफनामा नहीं देगा तो क्या चुनाव आयोग वोट चोरी होने देगा? फिर आयोग किस लिए है? अगर किसी राजनीतिक एजेंट को मिलाकर वोट चोरी कर ली गई तो क्या चुनाव आयोग चोरी होने देगा? फिर तो राजनीतिक एजेंट को ही इलेक्शन कमिश्नर घोषित कर दिया जाए
और उसे बंद गला का सूट सिलवाकर मुफ्त में दे दिया जाए। सर, जैसा कि आपने कहा राहुल गांधी के बारे में कि हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी 7 दिन के अंदर, नहीं तो हम मानेंगे सारे आरोप निराधार हैं। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या भ्रम की स्थिति ऐसी देश में फैली रहेगी? चुनाव आयोग अपने स्तर पे क्या इस बात को कंफर्म करेगा कि जो वोटर लिस्ट हमारी है वो बिल्कुल ओके है और आरोप निराधार हैं? 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस को चुनाव आयोग के पतन का एक ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाने लगा है। अगर आपको यह जानना है कि भारत का चुनाव आयोग आपके भरोसे के लायक है या नहीं, तो सिर्फ 1.5 घंटे के वीडियो से आप जान सकते हैं। इसके लिए आपको 3600 साल तक बैठकर सीसीटीवी फुटेज नहीं देखना होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद आंकड़ों को लेकर कितने सवाल उठा करते थे, आप याद तो कीजिए। यह एक दिन का मामला नहीं है। उस समय मतदान का आंकड़ा देरी से जारी किया गया। 2019 में रिकॉर्ड 67.40% मतदान हुआ, लेकिन 2024 में कम होकर 65.79% पर आ गया। इतने प्रचार प्रसार के बावजूद मतदान कम हुआ। सबसे कम वोटर टर्नआउट बिहार में रहा 56.19%, जबकि बिहार में 2019 के मुकाबले मतदान बूथों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि की गई थी। पोलिंग बूथ बढ़े तब भी वोटिंग इतनी कम। हमने लोकसभा चुनाव के समय इसी तरह की शिकायतों को लेकर एक वीडियो बनाया था। मामला उत्तराखंड का था। 20 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान हुआ था और उसी समय के वीडियो का यह हिस्सा आप देखिए। कहीं 0% मतदान, तो कहीं 5 से 8% तक कम मतदान, तो कहीं मतदाता सूची से ही लोगों के नाम गायब। ये चुनाव वोट डालने का हो रहा है या वोट नहीं डालने का चुनाव है? गर्मी को जिम्मेदार बताया जा रहा है, मगर यह भी बहाना लगता है। हम इस वीडियो में उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान की भी बात करने वाले हैं। 2019 की तुलना में 102 सीटों पर मतदान कम हुआ, बढ़ा नहीं। अगर राज्यों के हिसाब से देखिए तो बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान में मतदान काफी कम हुआ है। नागालैंड में तो 6 जिलों में 0% मतदान हुआ है। क्या यह कोई सामान्य घटना है? एक एक वोट की कीमत बताने वाले इस लोकतंत्र में जब 15 मतदाताओं के नाम सूची से कटते हैं तो उसकी खबर दैनिक जागरण में कोने में छपती है। यह नैनीताल लोकसभा सीट की खबर है। अमृत विचार अखबार में कम से कम इसे बढ़ाकर छापा गया है कि आनंदपुर गांव में 15 मतदाताओं ने अपना नाम सूची में नहीं पाया। क्या चुनाव आयोग इनके पास एक एक वोट के महत्व के नाम पर दोबारा जाएगा और वोट लेगा? अमर उजाला ने तो लिखा है कि 15 लोग जब वोट डालने गए तो उनका नाम मरे हुए लोगों की सूची में था। इस तरह की कमियां कैसे रह जाती हैं? क्या यह किसी घोटाले के समान नहीं? यह बात पूरी तरह झूठ है कि समय पर मतदाता ने, राजनीतिक दलों ने, उनके एजेंट ने या मीडिया ने मतदाता सूची को लेकर मतदान में गड़बड़ी से लेकर मारपीट की शिकायतें नहीं की। यह बात पूरी तरह से झूठ है। आपका वोट चोरी हो रहा है, आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। यह वीडियो जितना भी लंबा हो आपको देखना चाहिए, ठीक से याद कर लेना चाहिए। हमने लोकसभा चुनाव के समय आपको एक और वीडियो में बताया था कि यूपी में मतदान के समय गोदी मीडिया चुप हो गया, सन्नाटा। उन जगहों से कवरेज बंद सा हो गया जहां पर धांधली चलने लगी, मारपीट होने लगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जगह जगह से वीडियो ट्वीट कर चुनाव आयोग को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। आयोग ने खुद से नहीं किया, मीडिया ने नहीं किया, सपा ने ही किया। आप समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर जाकर इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से भले आयोग से जुड़े सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन एक बात का जवाब मिल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर सके। इस बात का एक संदर्भ है। आरोप केवल चुनाव आयोग पर नहीं है, मोदी सरकार पर भी है कि दोनों ने मिलकर वोट चोरी की। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को प्रभावित करने के लिए नियम कानून में बदलाव किए। 17 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि ज्ञानेश कुमार मोदी सरकार का भी बचाव न कर सके। उनके जवाबों से मोदी सरकार भी घिर गई और जनता देख सकती है कि वोट चोरी को लेकर चुनाव आयोग के जवाब कितने लचर हैं। आपने कल एक आखिरी चीज कहूंगा
एक स्तर पर उनके अंदर राजीव जी आ गए थे, पुराने वाले, शाराना अंदाज में बोला, क्या होता है, पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष हैं। ये कहना आसान है, दिखना बड़ा मुश्किल है। कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं, बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। आयोग के अफसरों को पता होगा कि उनके पास जवाब नहीं है। तब सवाल पैदा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज के भारत की नौकरशाही के चरित्र और किरदार का रूप भी दिख गया और ऐलान भी कि अब हमें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती है, हम ऐसे हो चुके हैं, ऐसे ही करते रहेंगे, आप सवाल करते रहिए, हम कुछ भी जवाब देकर निकल जाएंगे। जिन बातों को करने से बड़े बड़े अफसर सार्वजनिक रूप से संकोच करते हैं, आगे पीछे का सोचा करते हैं, अब वो झिझक नौकरशाही से चली गई है। अगर आप ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से नहीं देखते हैं तो मूर्ख हैं। आप ही बताइए, क्या भारत में लोग बाप का नाम ऐसे लिखते हैं? मकान का नाम नहीं होता तो जीरो लिखने की दलील दे रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार बताएं कि भारत का कौन सा बाप अपने नाम के आगे अगड़म बगड़म लिखता है, LMNOP लिखता है। केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया कि अगर किसी का घर नहीं होने की वजह से, मकान नंबर नहीं होने की वजह से मकान नंबर 0 लिखा जाता है तो क्या पिता नहीं होने की स्थिति में DFO, JGAIDI, IFSD, FHUG, KDS, FFYU, YTDTR ये कौन से बाप का नाम है? बताओ ज्ञानेश कुमार। बिहार में 3 लाख मतदाताओं के नाम के आगे मकान नंबर 0, 00, 000 लिखा हुआ। ज्ञानेश कुमार ने तो एक ही 0 का उदाहरण दिया, 3 0 क्या कर रहा है? क्या यह किसी मैनुअल में लिखा है? किसी मकान के आगे तो 0 भी नहीं लिखा है, नील लिखा है। उन मकानों का क्या जिनके नंबर भी हैं और जिनमें 200 वोटर के नाम दर्ज हैं। कांग्रेस ने महादेवपुरा की सीट को लेकर जो जांच की है उसमें सामने आया है कि 30,000 से अधिक घरों के आगे 0000000 नंबर 0 हैशटैग इत्यादि इत्यादि लिखा हुआ है। करीब 10,000 घरों के आगे मोहल्ले या इलाके के नाम लिखे हैं, कोई नंबर नहीं लिखा। इन नामों को कैसे प्रमाणित किया गया? क्या इनके आवासीय प्रमाण पत्रों या आधार में मकान नंबर की जगह 0 दर्ज है? नंबर की जगह मोहल्ले का नाम कैसे सेव किया गया? इस बारे में ज्ञानेश कुमार ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी? जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और फिर अगर ये कहा जाए कि वो फर्जी मतदाता है, ये हमारे गरीब मतदाताओं, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। 0 नंबर। आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें? तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा। और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मतदाता नहीं है। मतदाता बनने की शर्तों में आपका पता इतना अनिवार्य नहीं है जितनी कि आपकी नागरिकता और आपके 18 वर्ष की आयु पूरा होना और जितना कि आप उस बूथ के आजू बाजू में रहते हैं। जवाब है नहीं। ज्ञानेश कुमार भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
जिन्होंने अपने जवाब से आयोग के प्रति लोगों का संदेह गहरा कर दिया है, पुष्टि कर दी है कि चुनाव आयोग पर संदेह सही है। इनके नेतृत्व में चुनाव आयोग कितना स्वायत्त और सुरक्षित है, इसका फैसला आपको नहीं करना है। इसका अंदाजा उन्होंने खुद से दे दिया है। धरती के महान शायर, महानतम शायर और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे क्योंकि इसे देखने में 3600 साल लग गए। आपके 3600 साल बचा रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे क्योंकि इससे बहू एंड बेटियों की निजता का हनन होता है। दोनों के जवाब से एक ही संकेत मिल रहा है, चूंकि विपक्ष वोट चोरी पकड़ लेगा इसलिए हम सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के जवाब से आपको शर्म आनी चाहिए कि चुनाव आयोग का यह स्तर हो गया है। इस तरह के भारत में आप रह रहे हैं। अब आपको इस बात का हिसाब करना चाहिए कि लोकतंत्र की बुनियाद से ईंटें एक एक कर खिसकाई जा रही हैं या जोड़ी जा रही हैं। मोदी सरकार ने कितनी नई ईंटें जोड़ी हैं और कितनी पुरानी ईंटें खिसका दी। अगर चुनाव आयोग अमृतकाल में सीसीटीवी फुटेज को लेकर इस तरह से जवाब दे रहा है तो इसका मतलब है उसके जवाब में अमृत की पवित्रता नहीं है, विष की कुटिलता ज्यादा है। ज्ञानेश कुमार ने भले ही पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस जवाब से आपको मोदी सरकार की नौकरशाही और संवैधानिक संस्थाओं को देखने का क्लोज सर्किट टीवी फुटेज मिल गया है। ज्ञानेश कुमार ने कितनी चालाकी से बहू एंड बेटियों की निजता की दलील का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि दरअसल सीसीटीवी फुटेज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले साल दिसंबर में नियम बदल दिया। इस नए नियम के कारण चुनाव के 45 दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया जाएगा। पहले ऐसे नियम नहीं थे। यह नियम क्यों बदला गया, कब बदला? पिछले साल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील महमूद प्राचा को सीसीटीवी फुटेज दीजिए। तब मोदी सरकार ने निर्वाचन संचालन संबंधी नियम 1961 में बदलाव किया, वीडियो फुटेज देने का नियम बदल दिया। पहले का नियम था कोई भी फीस की तय रकम चुकाकर इस तरह के दस्तावेज हासिल कर सकता था, मगर अब संभव नहीं। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बकवास जवाब है मुख्य चुनाव आयुक्त का, एकदम बकवास। अगर इस जवाब के लिए बकवास का इस्तेमाल ना करें तो बकवास शब्द की घनघोर बेइज्जती हो जाएगी। इस एक तर्क का लोगों ने क्या हाल किया है, आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए। किसी ने कहा पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाकर जब चेहरे देखे गए तब निजता की याद नहीं आई। किसी ने कहा पुरुषों के वीडियो दिखा दीजिए। किसी ने कहा हम वॉशरूम का वीडियो नहीं मांग रहे, पोलिंग बूथ का मांग रहे हैं। हम वोटिंग करते हुए का वीडियो नहीं मांग रहे हैं, बल्कि लाइन में लगे लोगों को देखने के लिए वीडियो मांग रहे हैं। फिल्म कलाकार प्रकाश राज ने कहा आपने पोलिंग बूथ में सीसीटीवी लगाने से पहले बहू एंड बेटियों से इजाजत ली थी? पोलिंग बूथ है या चेंजिंग रूम नहीं है। हमें आपके इन बहानों से मतलब नहीं, हमें पारदर्शिता चाहिए। मतदान के दिन की तस्वीरें देखिए, बिहार में एसआईआर के दौरान की तस्वीरें देखिए। आयोग के ट्विटर हैंडल पर महिलाओं की बहुत सारी तस्वीरें मिलेंगी। क्या आयोग ऐसा करके उनकी निजता का हनन करता है या मतदान के प्रति महिलाओं को प्रेरित करता है? पोलिंग बूथ की लाइन में महिला वोटरों की कतार को ही हर चुनाव के कवरेज में प्रमुखता से दिखाया जाता रहा है। कहते हैं हम सीसीटीवी, माताओं बहनों के वोटर लाइन में लगे होने का सीसीटीवी कैसे दे सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हो आप? कौन माताओं और बहनों का सीसीटीवी मांग रहा है? केवल इतना कह रहे हैं कि आपने कहा कि शाम के वक्त आखिरी 1 घंटे में इतने लाख वोट हुए। विपक्ष कहता है कि आप सीसीटीवी इसलिए दिखा दो कि हमें पता लग जाए कि शाम 6 बजे के बाद लंबी लाइन लगी हुई थी। कोई माताओं बहनों के घूंघट के अंदर जाके कैमरा दिखाने को नहीं बोल रहा। आपको इस तरह की क्यों हल्की बातें करते हैं आप?
पवन खेड़ा ने लिखा है, चुनाव आयोग चाहता है हम यह मान लें कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 6 महीने में रामटेक और देवलाली के 40% मतदाता मर गए या स्थायी रूप से चले गए और नासिक पश्चिम और हिंगना में 45% मतदाता अचानक वोट डालने के लिए मान्य हो गए। इनकी अगली घोषणा होगी कि 2 और 2 420 होता है। भाजपा चुनाव आयोग मोर्चा के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया कि बीएलओ ने लोगों के फॉर्म अपने घर में ही भर दिए, गार्डन में भर दिए, मन चाहे लोगों के फॉर्म पर साइन कर दिए, कुछ लोगों ने माफीनामे तक दिए हैं, फौजियों को दिए हैं, फौजी वापस आए, उन्होंने देखा हमारा तो फॉर्म भर चुके हैं, इसका जवाब नहीं दिया। ज्ञानेश गुप्ता जी ने इसका जवाब नहीं दिया कि महाराष्ट्र में 18 से ऊपर की जनसंख्या जो है वो 9 करोड़ 54 लाख है, लेकिन वोटर लिस्ट में 9 करोड़ 70 लाख है, वो कैसे? ज्ञानेश कुमार जी ने ये नहीं बताया कि एक ही छोटे से रूम में 80-80 लोग कैसे रहते हैं, 100-100, 105, 110, 150 तक हमने देखे हैं। उन्होंने 00 नंबर का तो बता दिया कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने ये नहीं बताया कि पिताजी के नाम FFS, SSR के TTT ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ज्ञानेश गुप्ता जी के बीच में पिताजी का नाम ऐसे लिख दिया तो चलेगा? क्या चुनाव आयोग यही काम करता है? किसी विधानसभा में 43% वोटर बढ़ जाते हैं, किसी में 38% घट जा रहे हैं, क्या इससे संदेह नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच मतदाताओं की संख्या में इतना अंतर क्यों आया? इतनी तीव्र वृद्धि या कमी का संबंध क्या हार और जीत से भी है? पूरे महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच 40 लाख से अधिक नए वोटर जुड़ गए। यह कैसे हो सकता है? यही आरोप तो राहुल गांधी बार बार लगा रहे हैं। 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। 32 लाख वोटर्स विधानसभा 2019 एंड 2024 के बीच में, 39 लाख वोटर्स, मतलब हिमाचल का जो पॉपुलेशन है वो ऐड कर दिया लोकसभा 2024 एंड विधानसभा 2024 के बीच में। यह पहला सवाल है। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन? ये कहां थे और ये कहां से आए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। यह कैसे हो सकता है? आपको पता होगा, जिस दिन विपक्ष के 300 सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करने निकले, उसी दिन इनकम टैक्स में संशोधन का एक कानून पास हुआ। इस कानून के अनुसार इनकम टैक्स अफसर को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह आपके व्हाट्सएप चैट से लेकर ईमेल तक पढ़ाना पड़ेगा, तब निजता भंग नहीं होती है। लेकिन वही मोदी सरकार चुपके से नियम बदल देती है कि सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। आयोग ने इसकी आलोचना क्यों नहीं की? पहले से यह अधिकार चला आ रहा था, इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, आयोग कहता। आखिर सीसीटीवी फुटेज देने के नियम क्यों बदले गए? आयोग क्यों नहीं बोल पाया? अपने लेख में राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में अधिकतर नए मतदाता सिर्फ 12,000 बूथों पर जोड़े गए। 85 विधानसभाओं में ये 12,000 बूथ हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन खराब था, मतलब हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाले। यदि हर एक को वोट डालने में 1 मिनट भी लगा तो भी मतदान की प्रक्रिया 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ।
सवाल है कि ये अतिरिक्त वोट कैसे डाले गए। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट दीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। शाम 5 बजे के बाद बड़ी संख्या में वोटर निकल कर आए। इसी की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई। कोर्ट ने आदेश भी दिया, लेकिन मोदी सरकार ने नियम बदल दिया, सीसीटीवी वीडियो नहीं देंगे। मान लीजिए कोई वोटर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, 4-4 जगहों का कार्ड लेकर वोट करने चला गया, तो इसकी जांच के लिए आप सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे, कहेंगे कि निजता का सवाल है। चोरों की निजता कब से हो गई? सीसीटीवी फुटेज की मांग कई महीनों से हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बेहतर जवाब दे सकते थे, मगर उनके पास जवाब था भी नहीं। उनके जवाब से यही लगा, आयोग जांच नहीं करेगा, आप जब आपत्ति दर्ज कराएंगे, खोज कर देंगे, तब शायद जांच करेगा। ज्ञानेश कुमार ने कहा, महाराष्ट्र में शाम के वक्त मतदान अचानक से नहीं बढ़ा, लेकिन इसकी जांच से वो क्यों इनकार कर रहे हैं? अगर शाम के वक्त मतदान नहीं बढ़ा, तब तो आप खुद ही आगे आकर सीसीटीवी वीडियो विपक्ष को दिखा दीजिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। बताइए, कह रहे हैं महाराष्ट्र के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं की गई? हरियाणा चुनाव को लेकर दायर की गई थी, सीसीटीवी फुटेज की मांग हुई, फॉर्म 17C की मांग हुई, ताकि वोटर टर्नआउट के दावों की जांच हो। आयोग का तर्क था कि यह मांग गलत इरादे से की जा रही है। अब ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं की गई? तो अब आयोग से मत पूछिए, सुप्रीम कोर्ट से जाकर पूछिए। आयोग खुद कोर्ट क्यों नहीं जाता कि देश के नागरिक सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं? क्योंकि उनका अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं रहा। यह भरोसा बहाल करने के लिए बहुत जरूरी है। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों?
सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं। भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। अगर आपको ज्ञानेश कुमार के जवाबों से परेशानी नहीं होती है तो इसका मतलब है आपके सोचने समझने की क्षमता खराब हो चुकी है। बताइए, सुप्रीम कोर्ट में बिहार से आए 2 वोटर घंटों खड़े रहते हैं ये बताने के लिए कि जिंदा हैं, उनका नाम मृतकों की सूची में डाल दिया गया है, और इधर मुख्य चुनाव आयुक्त बैठकर कहते हैं कि हम मतदाताओं के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि चट्टान की तरह खड़े हैं, और उधर 2 मतदाता कोर्ट में घंटों खड़े हैं। 22 लाख मृतकों के नाम पर सफाई देने लग गए कि पिछले 20 साल का है। अभी तो जनवरी के महीने में बिहार में वोटर लिस्ट की सफाई का काम पूरा हुआ, उसके लिए 6 महीने काम चला। या तो स्कैम है, इसी की जांच होनी चाहिए कि 22 लाख मृतकों के नाम मृतक वोटर में कैसे आ गए। क्या ये वाकई पिछले 20 साल के हैं? इसका डेटा तो आयोग दे दे। तो पहले जब वोटर लिस्ट की समीक्षा हुई, क्या उसमें ये 22 लाख मृतक नहीं मिले? क्या अलग अलग रिवीजन में इनके नाम नहीं हटाए गए थे? पहला ये था कि 6 महीनों में इतने मृत लोग कैसे पाए गए। शायद इसका जवाब मैं पहले दे चुका था कि पिछले 20 सालों से जब ये नॉर्मल रिवीजन होता है तो घर घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता है, और शायद इसलिए कई बार जब घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन बीएलओ के पास कैसे आएगी? तो बीएलओ के पास अगर उस परिवारजनों ने न बताई तो बीएलओ के पास संभव नहीं होगा। इसीलिए 22 लाख मतदाता कोई 6 महीने में मरे हुए नहीं हैं। ये वो मृत मतदाता हैं जो लगभग पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड करने से छूट गए, और इन्यूमरेशन फॉर्म की वजह से ये सत्य सामने आ रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि किन लोगों का नाम कटा, कौन मृत थे, कौन बाहर चले गए, कौन डुप्लीकेट हैं, इसका आंकड़ा हमने हर स्टेज पर, हर बीएलओ ने स्थानीय पार्टी के साथ शेयर किया है। 15 से 20 जुलाई के बीच में हर बीएलओ ने बिहार की हर पंचायत में, हर गांव में मीटिंग की, जिसके अंदर लोगों को सूची पढ़ के बताई गई और उनके सिग्नेचर लिए गए कि आपने कि यहाँ पे ये लोग मृत हैं, ये हैं। ज्ञानेश जी, किसे आप बेवकूफ बन रहे हैं? बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने लिख लिख कर आपसे मांग की, जिला स्तर के ऊपर ज्ञापन दे के मांग की, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे के मांग की कि कृपया ये डेटा आप मुझे दीजिए। 10 पंचायत का मिनट्स दिखा के आप कहना चाहते हो कि बिहार के 97,000 बूथ में वो हुआ, और उस 10 पंचायत के अंदर भी खोट हमने पकड़ लिया था। झूठ है। इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कितना बड़ा झूठ इस देश के साथ बोले तो गांव, बिहार के किसी भी गांव में आपकी क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे वो आदमी जो इतना बड़ा झूठ बोलता है, हंसेंगे। पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे माहौल उड़ेगा आपका। आपका हो या इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप भारत के चुनाव आयोग का माहौल बन रहे हो ज्ञानेश जी। भारत का चुनाव आयोग निराशा का कारण बन गया है। चुनाव की पवित्रता और पारदर्शिता नहीं बचेगी तो क्या बच जाएगा? फिर तो रिजल्ट ही निकाल दीजिए, चुनाव भी मत कराइए। मुझे नहीं पता कि इस खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्ञानेश कुमार अपने आयोग के सहकर्मियों का सामना कैसे करेंगे। मैं ये जानना भी नहीं चाहता, लेकिन ये जरूर जानना चाहता हूं कि अगर कभी सामना हुआ प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का तो उनसे नजर कैसे मिलाएंगे? पहले हाथ मिलाएंगे या नजर मिलाएंगे? उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस संवैधानिक नहीं लगी, राजनीतिक ज्यादा लगी। हो सकता है उन्हें खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है उनके खिलाफ, इसके बाद कोई राज्यपाल भी बना दे, राष्ट्रपति बना दे, उपराष्ट्रपति बना दे, यह सब हो सकता है उनके साथ।
लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, कोई पद तभी तक शोभता है, कोई पहनावा तभी तक शोभता है जब भारत का लोकतंत्र निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सजा सवरा नजर आता है। भूकंप के बाद खंडहर हो चुके शहर में आप बंद गला पहनकर, सूट पहनकर घूमते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप खुद को भले हैंडसम समझते रहिए, लेकिन कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। काम अच्छा होगा तो इस देश की जनता रिटायरमेंट के बाद भी याद रखेगी और अच्छा कहेगी। काम अच्छा नहीं होगा तो राज्यपाल या राष्ट्रपति बन जाने के बाद भी भुला देगी और कारनामा याद रखेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दर्जनों वीडियो, रिपोर्ट और सवाल अब इतिहास के दस्तावेज हो चुके हैं, और वे ऐसे दस्तावेज नहीं जिसे कोई अपनी ड्राइंग रूम में टांगना चाहेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।